याद हो 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च होने की बात की गई थी? 1813 का अगर आपने चार्टर पढ़ा हो तो, हमने पढ़ाया था आपको पॉलिटी में, तो हमने कहा था कि 1813 के चार्टर में एक बात की गई कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। अब वो 1 लाख रुपए किस तरह खर्च होंगे, इस सब के लिए फिर मंथन करना पड़ा भाई। 1813 के बाद में तो वो चीज़ें चल रही थी कि भाई कैसे स्कूल खोला जाए, स्कूल खोला जाए तो किस तरह खोला जाए, ठीक है, या आपका उन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, या भारत की जो प्राच्य विद्या है, प्राच्य विद्या का मतलब जो भारत का आपका ज्ञान है उसी को आगे पढ़वाना है, या फिर जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी कि जो वेस्टर्न आपका एजुकेशन है उसमें आगे बढ़ना है। तो इस सब पर बहुत मंथन हुआ था इन वर्षों के दौरान। तो इसी समय पर आपका मैकाले को भी ये काम दिया गया। तो मैकाले 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 क्या था आपका, ये सभापति था उसी समिति का। तो इसने क्या बोला, इसका जो रुख था ये समझना, इसका रुख था आपका वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ। भाई आदमी वहीं का है ये, इसका रुख तो वहीं का होगा ही, पाश्चात्य शिक्षा की ओर इसका रुख था। यानी कि ये वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में सोचता था कि भाई जो शिक्षा है वो आपका वेस्टर्न हो। और इसी के लिए इसने 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को एक हम चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं हम मैकाले विवरण। 2 फरवरी 1835 को क्या है, मैकाले विवरण, जिसको जिसको हम मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं, मैकाले मिनट्स के नाम से। अब मैकाले मिनट्स का क्या मतलब है, तो इसने बताया कि भाई जो शिक्षा होगी वो पाश्चात्य शिक्षा ही क्यों होनी चाहिए। भारत का जो दर्शन है, भारत का जो गणित है, भारत का जो ज्योतिष है, भारत का जो विज्ञान है वो किसी काम का नहीं है, ऐसा मैकाले ने कहा। और उस मिनट में वो जो बात करता है तो उसने क्या बात की, पहली बात तो उसने की थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। और एक बड़ी चर्चित बात आती है कि उसने ये कहा था कि यूरोप के एक अच्छे से पुस्तकालय की एक अलमारी का ज्ञान भी भारत के ग्रंथों और अरबी ग्रंथों से बेहतर है। यानी उसने कहा इस पूरे भारतवर्ष में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, अरबियों के पास में जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज है, उस सबसे कहीं ज्यादा बेहतर एक अच्छे पुस्तकालय यूरोप की एक सेल्फ उसकी तुलना कर सकती है और वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि उसने यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब उसका काम क्या था, दरअसल में उसके पीछे मनसा क्या थी? उसकी मनसा ऐसी नहीं थी कि भारतीयों को कोई बहुत बेहतरीन शिक्षा या पद्धति वो देना चाहता था। इस बात को आप भी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान ऐसा नहीं है जिसको अनदेखा किया जा सके। उसका काम था एक मध्यम वर्गीय समूह तैयार करना, एक ऐसा समूह जो सोच और समझ से अंग्रेजों के लिए समर्पित रहे। ऐसे क्लर्क हमको मिल जाएं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करें, अंग्रेजी भाषा को सीख जाएं, जो अपने दिमाग से एकदम से आपका यूरोपीय हों। उसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज और भारतीय जनजागरण है या जो भारतीय जनता है उसके बीच में एक सेतु का काम ये वर्ग करेगा जो अंग्रेजी पढ़ लेगा। उसने कहा जितने भी संस्कृत के कॉलेज चल रहे हैं, जितने भी मदरसे चल रहे हैं, उन सबको जो भी सहायता दी जाती है उस सहायता को बंद कर देना चाहिए। उनको जो भी सरकारी अनुदान मिलता हो उसको बंद कर देना चाहिए। और अंग्रेजी के जो भी स्कूल खुले उनको सहायता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। इससे भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन, न्यायालय और व्यापार के काम के लायक बनाए जाने की उसकी सोच। बात समझ गए? उसने कहा कि जो ईसाई धर्म है वो अधिक सभ्य और नैतिक है और शिक्षा के जरिए पश्चिमी नैतिक मूल्यों को बढ़ावे का विचार उसने रखा। वो क्या चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। वो सोच रहा था कि वो सेना हमारी तैयार होगी जो अंग्रेजी में पढ़ेगी, जो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन सोच से, भाषा, आत्मा से क्या हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाए। तो मैकाले की सोच और समझ समझ गए होंगे आप। मैकाले क्या चाहता था ये भी आप समझ गए होंगे। तो उसने तुलना की, ये यूरोपीय ज्ञान भारतीय ज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर है। बात समझ गए? यही तो हमारी मानसिकता रही है। आज अगर आप साथी, आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके बीच में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लग जाए,
तो सही मायने में बताना, जैसे कि आप गांव के बच्चे हैं, आप गए कहीं पर और आपके बीच में कोई ऐसी एक लड़की आ गई, या मान के चलिए कोई लड़का आ गया जिसने फर्राटेदार अंग्रेजी बोल दी, जब आप कहीं बाहर गए तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है? सही मायने में बताइए। क्या आपको एक पल को ये नहीं लगता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है? बशर्ते कुछ लोग होते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया, आप इसे प्लीज़ हिंदी में बताएं। किसी की अगर एक भाषा पर पकड़ है और आपकी नहीं है, इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, उसकी शायद अन्य भाषाओं पर पकड़ नहीं होगी, तो आप अपनी भाषा के प्रति गौरवान्वित रहें और उस पर जोर दे करके इस बात को कहें उसी समय कि हम सब की समझ में नहीं आए। समझ रहे? होता है ना। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है क्रिकेट पर। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया जी टेस्ट क्रिकेट से, उसके बारे में दो शब्द बोल दें, मतलब भाई वो खेला अपनी पूरी जिंदगी बढ़िया तरीके से, स्पिरिट था, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। उनकी जीत के साथ में जब देश जीतता है तो पूरी जनता खुश होती है। इस जनता ने, इस देश ने उनको बहुत पैसा दिया, बहुत धन दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इस संदर्भ से इसी समय घटना ही आपका कमेंट आया तो बड़ा अच्छा लगा। विराट कोहली लंदन में जाके बस गए। विराट कोहली ने अपनी छुट्टियां मनाने का विचार लंदन में किया, और आप समझ रहे होंगे उस लंदन ने हमारे साथ में क्या किया। आप सोच के देखिए कि अगर कल को रोहित शर्मा संन्यास लेके ये बोले कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, या सानिया मिर्जा का हमारे देश में विद्रोह हुआ, एक की सानिया मिर्जा ने शादी एक पाकिस्तानी से कर ली, क्यों? क्योंकि हम यही मानते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे लिए एक सिरदर्द है। हमारी जो जन भावना है, यूं तो उस देश के जो नागरिक हैं वो उस देश से प्रेम करते होंगे, उस देश की सेना उस देश के लिए लड़ रही होगी क्योंकि वो भी उनका धर्म है, और हमारे सेना का धर्म है हमारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा, यहाँ की उनकी अपनी भावनाएं हैं इस देश के लिए। लेकिन कल को मान के चलो रोहित शर्मा अगर जाकर के इस्लामाबाद रहने लग जाए तो आपको खराब क्यों लगेगा? इस कारण की विवेचना आपको खुद करनी होगी, क्यों लगेगा। उतना ही खराब मुझे भी लगा कि वो लंदन चले गए। कि इन भारतीयों का खून पसीना, अगर आप अध्ययन करोगे, मैं आपको सब कुछ शायद बता चुका हूं 200 वर्षों में, आगे आगे तो आप जानोगे। ब्रिटिश शासन की तो अभी सही मायने में शुरुआत भी नहीं हुई है, आप इनका अत्याचार धीरे धीरे देखोगे। तो ये मेरा एक मत है, बाकी खिलाड़ी तो वो शानदार हैं, सुपरस्टार हैं, इस देश ने बहुत प्रेम दिया है उनको, और उन्होंने भी इस देश को रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। तो ये मेरी मतलब खुद की निजी समझ है, ठीक है। उस पर बहुत सारे लोग आप एग्री हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी हो सकते हैं, वो कोई मत ही नहीं है, मतलब एग्री होने ना होने का कोई अर्थ नहीं है। तो बात समझ रहे हैं, मैकाले ने क्या किया, एक नई फौज बनाएंगे, और इस तरह से मैकाले ने भारत में क्या कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना लिया। एक नई चीज आई यहाँ पर, एक चीज, छोटी सी चीज और बताएंगे हम आपको। एक चीज चलती है व्हाइट मैंस बर्डन, आप बताना आप इससे कितने। व्हाइट मैंस बर्डन, मैंस बर्डन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देंगे, सफेद व्यक्ति का बोझ। सफेद व्यक्ति का बोझ, समझना। ये जितने भी लोग यहाँ पर आए, ये लोग हमेशा कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम आपको जब शिकागो का भाषण पढ़ाएंगे, जब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे उन्होंने विश्व धर्म सभा जो सम्मेलन था उसमें क्या बोला था, कैसे उन्होंने बताया था कि पश्चिमी सभ्यता क्या है, पूर्वी सभ्यता क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। और अब उनकी दीवानी बन गया था पूरा यूरोप जब उन्होंने इस तरह की बातें की, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसके ऊपर एक कर्ज है कि जितने भी एशिया और अफ्रीका के काले लोग हैं वह एक खराब सभ्यता के लोग हैं। उन सब लोगों को सुसंस्कृत और सभ्य बनाने का जो उत्तरदायित्व है, जो बोझ है, वह अंग्रेजों के ऊपर है, यूरोपियंस के ऊपर है, गोरे लोगों के ऊपर है। इसी को बोलते व्हाइट मैंस बर्डन, कि तुम इस बर्डन को लेके पैदा हुए, तुमको इनको सुसंस्कृत बनाना है। जो खुद सुसंस्कृत नहीं हुए, जो खुद सभ्य नहीं हुए,
वो हमारी सभ्यता को सुसंस्कृत और सभ्य करने की बात कर रहे थे। तो किस तरह से, मतलब आप ये समझिए कि भारतीयों के ऊपर थोपा गया इन सब चीज़ों को कि हम तो जो है इनकी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं। बात समझेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। पहला विधि आयोग समझ गए। 1832 में, 1832 में अजमेर में, अजमेर में देसी राजाओं का